नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि एडीओ की जो क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें से ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो वाला चैप्टर जो है वो वाला जो हिस्सा है वो हम लोग कवर करने वाले हैं करके। तो आज उसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग मनरेगा को कवर करेंगे और इसके बाद के जो वीडियो आते जाएंगे उसमें भी हम लोग जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएँ हैं उसको अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जो बाकी जो सिलेबस का दूसरा पार्ट है एडीओ का, जिसमें से जीएस में तो दो ही सब्जेक्ट आएंगे जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन है और एक छत्तीसगढ़ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, भारतीय संविधान का, वो पूरा लेक्चर जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट पे जाइए, आप प्लेलिस्ट पे जाके भारत का संविधान वाला प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे तो उसमें 63 वीडियो डले हुए हैं जो पूरे संविधान के हैं, तो उससे आपका संविधान कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जीएस आएगा, उसमें से भूगोल वाला हिस्सा जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसमें से अपवाह तंत्र पे अपन पहुंचे हैं, थोड़ा सा उसका बचा है। अपवाह तंत्र का 1-2 वीडियो आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भूगोल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जो इसमें जो करंट अफेयर्स आएंगे वो हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसकी सीरीज़ पूरा डली हुई है। आप लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो आप लोग दिसंबर 2021 से लेके पूरे करंट अफेयर्स मैंने कवर करवाए, और जब इसका एग्जाम होगा उससे पहले के 6 माह के करंट अफेयर्स आएंगे तो अपन उसको पूरा कर लेंगे तब तक, ठीक है। तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं, अभी नहीं देखे तो 4 महीने का अपलोड हो चुका है करंट अफेयर्स। इंडिया के करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं का जो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आज से जो है वो रेगुलर 6 से 7 बजे के बीच एक वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को ये ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो इसकी बहुत डिमांड हो रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसका जो वीडियो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे निश्चित रूप से ये भरोसा है कि आप लोगों को ये जो वीडियो सीरीज़ है वो बहुत आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी और आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जब भी इसके आगे वीडियोस आएँ, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस आएँ वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अगर जो जरूरी PDF है, जो प्रीवियस ईयर के एडीओ के पेपर्स हैं उसके PDF मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन सीरीज़ रहेगी तो वो भी, उसका भी जो PDF है, करंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी अपने डालते हैं, और करंट अफेयर्स भी डलते रहते हैं उसमें। तो अगर ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप लोग को आगे कितने वीडियोस चाहिए, वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स पता चल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ऐसे ही कंटेंट ला सकूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग आज मनरेगा कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है पंचायती राज व्यवस्था में, छत्तीसगढ़ सरकार की भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी चल रही है ये योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें से बहुत सारे सवाल जो है वो पिछले जो पेपर हुआ था एडीओ का उसमें पूछे गए थे, ठीक है, 2012 में भी, 2017 में भी। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसको अपने को डिटेल में पढ़ना है। देखिए, कुछ योजनाओं को डिटेल में पढ़ना है बहुत ज़्यादा, कुछ योजनाओं को थोड़ा कम डिटेल में पढ़ना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी कम है और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, उससे कम आता है। तो मैं पूरी योजनाओं को अच्छे से बताते चलूँगा आप लोगों को। आप लोग बोर्ड से देख के ही नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो पहला देखते हैं मनरेगा योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय, इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जब ये लागू हुई थी तो इसका नाम मनरेगा नहीं था, नरेगा था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा इसका नाम था जब ये लागू हुई थी 2005 में तब। उसके बाद 2009 में उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी का नाम उसके सामने जोड़ दिया गया और इस योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस समय जब लागू हुई तो इस योजना का नाम था नरेगा, ठीक है। 2005 रोजगार गारंटी योजना 2005। देखिए, मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम था ये। मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम का मतलब क्या होता है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो श्रमिक हैं, ठीक है, जो रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जिनको रोजगार चाहिए, वो जाकर ग्राम पंचायत में इसके लिए अप्लाई करते हैं कि हमको रोजगार चाहिए करके। तो उसके बाद एक पंजीकरण संख्या उसमें जारी होती है जिसके थ्रू उनको रोजगार मिलता है। तो मांग आधारित रोजगार ये गारंटी देता है आपको। अपन उद्देश्य देखेंगे इसका डिटेल में, पहले इसको बेसिक बता देता हूं आप लोगों को। तो ये जो एक कार्यक्रम है, ये जो एक योजना है वो रोजगार की गारंटी देता है। इसके पहले जो योजना थी, चल रही थी बहुत सारी योजनाएं रोजगार से संबंधित, वो रोजगार की गारंटी नहीं देती थी, ठीक है। ये योजना जब से लॉन्च हुआ इसने रोजगार की गारंटी देना चालू कर दिया। मतलब आपको रोजगार मिलेगा ही, और आपको नहीं मिलेगा तो उसके बदले में आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो जब मांग करेंगे तब रोजगार मिलेगा,
तो इसीलिए इसको कहा गया मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। मांग करने के बाद, अप्लाई करने के बाद अगर आप समझना चाहें तो इसको दिया जाता है, रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। इसके जारी होने की तिथि क्या थी, मतलब ये योजना स्वीकृत कब हुई, तो 7 सितंबर 2005 को योजना स्वीकृत हुई थी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, 7 सितंबर 2005 को ये योजना स्वीकृत हुई और 3 चरणों में स्टेप वाइज इस योजना को लागू किया गया पूरे देश में। पहले सबसे पहले पूरे सब जगह लागू नहीं कर दिया गया। देखिए कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी योजना है जो बड़ी योजना होती है, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे चरणों में लागू होती है, एक साथ पूरे देश में उसको लागू नहीं करते, पहले टेस्टिंग करके ट्रायल करके देखते हैं। तो उसी तरीके से इस योजना को भी ट्रायल करके देखा गया और उसके बाद पूरे देश में लागू किया गया। तो 3 स्टेप में, 3 चरण में इसको ट्रायल करके देखा गया था। तो वो तीनों चरणों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रथम चरण, अभी उद्देश्य भी देखेंगे इसका, मैं पूरा बताऊंगा, आप लोग आराम से चलते हैं, ठीक है ना। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को पहला चरण इसका लॉन्च किया गया ट्रायल के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहला चरण लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लागू किया गया था इसको, ठीक है। तो पूरे देश में लागू नहीं किया गया था, यहां से लागू किया गया और देश के 27 राज्य और 200 जिलों में लागू किया गया इसको, 200 जिले में, ठीक है। 27 राज्य और 200 जिले में लागू किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ के, तो 27 राज्य और 200 जिले में लागू किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के इसमें से, अब इसमें से आप लोग को छत्तीसगढ़ का पढ़ना है, 11 जिले में लागू हुआ सिर्फ उस समय। तो कौन कौन से थे, तो 11 जिलों को अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो है बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, 3 जिले, टोटल 11 जिले में छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, लेकिन बस्तर संभाग के 3 जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। उसके बाद जो सरगुजा संभाग था उसके 3 जिले, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, 6 हो गया। ऐसे करके पढ़ा करो, जब भी जिला याद करना रहता है तब पूरा संभाग वाइज, संभाग के हिसाब से पढ़ा करो। तो बस्तर संभाग के 3 जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। सरगुजा संभाग के 3 जिले, सरगुजा, कोरिया और जसपुर। उसके बाद बिलासपुर संभाग के बिलासपुर और रायगढ़, तो 6, 7, 8 हो गया। कवर्धा, राजनांदगांव और धमतरी, कवर्धा और राजनांदगांव दुर्ग संभाग में और धमतरी रायपुर संभाग का। तो इन 11 जिलों में प्रथम चरण में इस योजना को लागू किया गया था, ठीक है। और 27 राज्य के 200 जिलों में ये देश का है, मतलब इंडिया का, ठीक। तो ये प्रथम चरण का डेट याद रखना, शुरुआत कहाँ से हुआ ये याद रखना, और 27 राज्य के 200 जिलों में चालू किया गया था, ये ध्यान रखना। इसको पूछा नहीं है कि 11 जिलों में कौन कौन सा है, लेकिन पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा चरण जब लागू हुआ, ठीक है, तो दूसरा चरण लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 से। दूसरा चरण कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2007। जितने भी डेट है इंपॉर्टेंट है। 4 जिलों में लागू हुआ छत्तीसगढ़ के, तो इन 11 जिलों में पहले ही लागू हो चुका था। इसके बाद 4 जिलों में और लागू किया गया। कौन कौन सा, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। तो ये हो गया 11 और 4, 15 जिला। रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद, इन 4 जिलों में दूसरे चरण में लागू किया गया जब 1 अप्रैल 2007 से लागू किया। तो 1 अप्रैल 2007 से पूरे देश में लागू किया गया, मतलब बाकी है ना। और उसके बाद 4 जिलों में, भारत के मतलब छत्तीसगढ़ के 4 और जिलों में लागू किया गया, तो रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। उसके बाद तीसरा चरण लागू किया गया, लॉन्च किया गया, थर्ड स्टेप इसका, तीसरा चरण, वो 1 अप्रैल 2008 से पूरा देश में ये लागू हो गया, समस्त जिलों में, छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में, और यहाँ पूरा देश में लागू हो गया। तो 3 स्टेप में इसको समझना है। पहला चरण में 2 फरवरी 2006, दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 और तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को। इस 3 चरणों के मदद से, 3 चरणों में ये पूरे देश में जो है वो ये योजना अप्लाई कर दी गई, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं 2 अक्टूबर 2009, अभी तक ये योजना क्या था, नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था ये नरेगा। इसके बाद जब ये 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी को का नाम इसके सामने, इस योजना के सामने जोड़ा गया, महात्मा गांधी के नाम से इसको जाना गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। देखिए महात्मा गांधी का नाम जोड़ने के पीछे भी कारण था। महात्मा गांधी का ही ये एम था, ये उद्देश्य था कि जो भारत जो है वो गांव में बसता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भारत का जो विकास तभी होगा, वो उनकी सोच ऐसी थी कि भारत का विकास तभी होगा जो गाँव में निचले तबके के लोग जब मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनका जब विकास होगा। वो देश का विकास शहरों में नहीं, देश का विकास गांव से समझते थे। गांव में जब निचले तबके के लोगों का विकास होगा तब इस देश का विकास होगा, और तब ये जो देश है वो आगे विकसित देश की ओर बढ़ेगा, ऐसा मानना था उनका। तो उन्होंने पूरा जो मोटिव दिया, पूरा जो सजेशन दिया, वो गाँव के विकास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर दिया। जैसे कि आप लोग देखोगे आपत्ति राज व्यवस्था भी गांधी जी की अवधारणा का मूर्त रूप है, ठीक है। गांधी जी ने ही उसको सोचा था कि ये पंचायती राज जो है हर लेयर पे, भाई आपको
अगर न्याय चाहिए, आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, दहेज से संबंधित समस्याएं हैं, गाँव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पानी, बिजली और भी नालियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप कितनी चीज़ों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? गाँव वालों की तो वैसे भी पहुँच नहीं होती न्याय व्यवस्था तक। तो इसलिए उन्होंने तीसरे स्तर को लॉन्च करने के लिए कहा, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और न्याय का तीसरा स्तर जो न्यायालय, ग्राम न्यायालय, वो सब चीज़ें, और पंचायती राज व्यवस्था, ताकि गांव के लोग जो है वो अपना न्याय जो है वो पंचायत में ले सकें, अपना डिसीजन खुद ले सके, छोटे छोटे डिसीजन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़े। ये भी उनकी अवधारणा थी। उसी तरीके से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम को सामने महात्मा गांधी का नाम इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि ये उनकी सोच थी। ठीक, उद्देश्य देखते हैं इस योजना का। इस योजना का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 100 दिन का रोजगार देना। देखिए, केंद्र प्रवर्तित योजना थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉन्च हुआ था ये। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष को समझ लेते हैं पहले। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है भारत में हमारे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो उस वित्तीय वर्ष में कम से कम, जब आप अप्लाई करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं, जो अकुशल श्रमिक हैं, जो लोग रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात की गारंटी देता है ये योजना। ठीक है, सेकंड देखते हैं, गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना। अब जब उनको रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है, तो उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा तो बदलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। घर में खाने के लिए अगर खाना नहीं है तो रोजगार से पैसा आएगा और उस पैसे का उपयोग वो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आजीविका का माध्यम बनेगा। रोजगार आपके आजीविका का माध्यम है, आपके सर्वाइवल का माध्यम है, आपको आगे बढ़ाने का माध्यम है। आपके पास जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक आपकी आजीविका कैसे चलेगी? तो गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की गई। तो 2 उद्देश्य समझ में आ गया आपको, कम से कम 100 दिन का रोजगार देना है, दूसरा गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए भी एक उद्देश्य था। ठीक है, तो वो भी ये भी इसका उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तीसरा, सक्रियतापूर्व सामाजिक समावेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य उद्देश्य है इसका। सक्रियतापूर्ण सामाजिक समावेशन, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा आसान करते हैं इसको। देखो, मुख्य धारा से जोड़ना ऐसे लोग जो निचले तबके के हैं, जैसे कि आरक्षण लॉन्च किया गया था। आरक्षण क्यों लाया गया था? जो अंतिम पायदान पे जो जनता खड़ी है, जो कि जिनको वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं प्राचीन काल से, जो मूलभूत सुविधाएं बाकी लोगों को उपलब्ध है, तो उन लोगों को लाने के लिए, जब वो नीचे हैं तो लाने के लिए उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, तब तो वो पैरेलल आएंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इसलिए ही आरक्षण लाया गया था देश में। एक उद्देश्य इस योजना को लाने का वही था कि जो मुख्य धारा नहीं, जो बहुत गरीब हैं, उनके पास जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब बहुत जो फैसिलिटीज़ हैं वो शहरों तक सीमित हैं, उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। उन तक पहुंचाने के लिए और उनको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देना पड़ेगा, तब तो वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे और देश में समान होगा, देश में समान आय का वितरण होगा। ठीक है, नहीं तो वो तो गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर और अमीर बनते जाएगा। तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या किया गया? उसी को कहते हैं सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन। मतलब देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में उनको भी भागीदार बनाने के लिए, उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई। इसका एक ये उद्देश्य ये भी था। तो सक्रियतापूर्ण सामाजिक समावेशन का मतलब समझ गए आप लोग? उन लोगों का भी समाज में पार्टिसिपेशन बढ़ाना, तो उन लोगों का भी समाज में पार्टिसिपेशन हो सके, तो क्योंकि तो उनका पार्टिसिपेशन अगर आपको चाहिए, उनके सहयोग से आपको समाज चलाना है, देश चलाना है, तो उनको ऊपर लाना पड़ेगा, थोड़ा उनको वो फैसिलिटीज़ थोड़ा सा एड ऑन करके देना पड़ेगा ताकि वो समाज से जुड़ सकें। तो सक्रियतापूर्ण, उनका भी सक्रिय समाज में समावेश करने के लिए, समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लागू की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य है ना, इसको ध्यान रखना अच्छे से। चौथा, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण। पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण मतलब जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तर की पंचायती राज, उसको पंचायती राज वाले में आप पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो इनको सशक्त करने के लिए, इनको स्ट्रांग करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए भी ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। देखिए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, वो भी देश के, है ना, वो भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उससे पैसा आएगा तो वो अपना आजीविका चला पाएंगे, गांवों का भी विकास होगा। ये एक उद्देश्य था इसका। तो आप जब पंचायती राज सुदृढ़ीकरण होगा, पंचायतों का सुदृढ़ीकरण होगा, गांव का विकास होगा, तो गांव का विकास में देश का विकास है। इसी के उद्देश्य से गांव पंचायती राज को भी सशक्त करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए योजना लॉन्च की गई थी। तो इसके 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 100 दिवस, देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया था, 100 दिवस का रोजगार देने का इसमें गारंटी दी गई थी, आपको मिनिमम 100 दिवस का रोजगार दिया गया, लेकिन स्टेट उसको चेंज भी कर सकता है, तो स्टेट जो है बढ़ाया घटा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 150 दिन का रोजगार देता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को 50% आरक्षण देती है, ठीक है ना। तो राज्य जो है उसको बढ़ा सकती है, अपने हिसाब से टिल्ट कर सकती है, मोल्ड कर सकती है योजनाओं को थोड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से 100 दिवस का रोजगार देने का बात कहा था केंद्र सरकार ने, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसमें 150 दिवस का रोजगार छत्तीसगढ़ में प्रोवाइड करती है। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 150 दिवस का रोजगार छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत श्रमिकों को दिया जाता है, ठीक है। अब जो 100 दिवस के रोजगार, ये देखिए केंद्र से फंड आता है, इसका मैं बताऊंगा आगे कितना कितना रेशियो में आता है। 90:10 में आता है। 90% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देती है, 10% जो है वो छत्तीसगढ़ मतलब राज्य सरकार देती है। तो जो अतिरिक्त 50 दिन का छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया है 50 दिन का, तो 50 दिन का जो खर्चा होगा, जो उन लोग को पैसा देने का, वो कौन करेगा, तो वो तो राज्य सरकार ही करेगी। तो अतिरिक्त 50, यहाँ पर अतिरिक्त है ना, इसको अतिरिक्त 50 दिवस का खर्च कौन देगी, राज्य सरकार देगी। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये जो बढ़ाया है 50 दिन उसको राज्य सरकार देगा। आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी। ये इस योजना में क्या होता है कि जिनको भी, जिस परिवार को भी रोजगार चाहिए, देखिए एक परिवार में सभी लोग अगर हैं तो सब लोग को रोजगार मिल सकता है, सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो एक आदमी जाकर क्या करेगा, परिवार का कोई एक मुखिया है या कोई भी है, वो जाकर क्या करेगा, ग्राम पंचायत में अप्लाई करेगा कि मुझे रोजगार चाहिए करके। तो अब जब ग्राम पंचायत में अप्लाई करेगा तो उसमें एक पंजीकरण संख्या जारी होगी उसकी, इसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन ID भी कह सकते हैं आप। तो वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको जारी कर दी जाती है, जिसके माध्यम से, और एक कार्ड, जॉब कार्ड जारी कर दिया जाता है। एक जॉब कार्ड उसके पास रहता है और उसकी एक कॉपी ग्राम पंचायत में रहती है। तो 2 जॉब कार्ड रहता है, एक कॉपी उसको दे दी जाएगा जो रोजगार मांगने आएगा उसको, और एक जॉब कार्ड जो रहता है पंचायत में रहता है। तो उस जॉब कार्ड में उसका ब्यौरा रहता है कि कितने दिन उसको रोजगार मिला, कितने दिन नहीं मिला, कितने दिन का पैसा हो गया है, कितने दिन का नहीं मिला, उस जॉब कार्ड में पूरा डिटेल रहता है। तो उसके बाद उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID जारी कर दी जाएगी और उसके बाद उसको डेट दिया जाएगा। अब उसको वो बताएगा कि मुझे इस तारीख से मैं आ सकता हूँ यहाँ पर करके, तो उसको उस दिन से फिर रोजगार देने का, रोजगार उसको दिया जाएगा। तो अगर अप्लाई करने के जिस दिन ने उसने कहा है वो बताएगा कि मैं इस दिन से आ सकता हूँ, अवेलेबल हूँ मैं, तो इसमें बोला है आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। आप जिस दिन वो आवेदन करेगा उसके 15 दिन के भीतर उसको रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है, और 15 दिन के भीतर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो उसको बेरोजगारी भत्ता देगा, मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा देगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल अभी देखते हैं। तो ध्यान रखना 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की ये योजना में ये प्रावधान है, गारंटी देता है ये। अब देखते हैं यहाँ पर हेडिंग डालना आप लोग, यहाँ से नीचे बेरोजगारी भत्ता हेडिंग डालना, मैं डाला नहीं हूँ, आप लोग डालिए, जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग। बेरोजगारी भत्ता, तो उसके रिलेटेड जो है वो पूरी चीज़ें देख लेते हैं, कब कब बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, किस किस कंडीशन में, और किस किस कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसको भी पूछता है। तो 15 दिवस के भीतर देखिए रोजगार उपलब्ध कराना है उस नागरिक को। 15 दिन के भीतर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया तो 15 दिन के बाद उसको क्या किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और उसका खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसके खर्च को, बेरोजगारी भत्ता को राज्य सरकार के ऊपर क्यों डाला गया है, उसके पीछे भी कारण है। देखिए केंद्र कोई भी योजना बनाए उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको रोजगार नहीं देती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, पैसा तो खर्चा होना ही है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे को बचाने के लिए रोजगार न दे ऐसा नहीं हो सकता। अगर पैसा को बचाने के लिए रोजगार नहीं दे रहा है वो इसके योजना के तहत, तो भी उसको नुकसान है क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो इसलिए राज्यों को रोजगार इसमें गारंटी देने के लिए और राज्यों को रोजगार देने के लिए बाध्य करने के लिए इसको क्या किया गया, राज्य सरकार पर इस खर्च को डाला गया है। तो राज्य सरकार को क्या लगेगा कि भाई हम लोग तो अगर कहीं रोजगार नहीं भी दे रहे हैं तब भी पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार उसी डर में देगी, रोजगार देगी, तो इसका खर्च राज्य सरकार उठाती है। अब देखो 15 दिन तक नहीं मिला, 15 दिन के भीतर रोजगार देना है और 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाया, वो डेट क्रॉस हो गया, तो क्या करेगा, फिर बेरोजगारी भत्ता उसका चालू हो जाएगा। पहला 30 दिवस की मजदूरी का 1/4 देखो प्रतिदिन, 15 दिन तक नहीं दे पाया, 15 दिन के बाद उसको देना है। देखिए 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना है। अब 15 दिन क्रॉस हो गया तो क्या होता है, देखिए वित्तीय वर्ष में यहाँ पर क्या लिखा है, पहले 30 दिवस की मजदूरी का 1/4 हिस्सा। वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से। तो
तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष चालू हुआ तो मान लो जाए 200 रुपये प्रतिदिन का भत्ता है। एक दिन में अभी 204 रुपये है करेंटली, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उसको पहले कितना था अभी कितना है। अभी 204 रुपये, ठीक है, अप्रॉक्स अपन 200 ले लेते हैं। एक दिन में 200 रुपये मतलब कि मजदूरी है किसकी, मनरेगा की मजदूरी 200 रुपये है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान होकर के मैं 200 ले रहा हूँ। अब उसका 1/4 हिस्सा, तो प्रतिदिन की मजदूरी का 1/4 हिस्सा 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं दे पाया तो उसके बाद फिर हर दिन 16वां दिन, 17वां दिन, 18वां दिन उसका ऐसा ऐसा करके हर दिन क्या करेगा, जो भी एक दिन की दैनिक मजदूरी है उसका 1/4 हिस्सा उसको देगा। तो ये कितना हुआ, 4 पंचे 20 और ये 50 रुपये। तो 50 रुपये क्या करेगा, उसको हर दिन देना पड़ेगा। 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं दिया तो 15 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता चालू हो जाएगा और प्रतिदिन जो भी 30 दिवस की मजदूरी का 1/4 हिस्सा उसको देना पड़ेगा। पहले 30 दिवस की जो मजदूरी है, मतलब ठीक है, हर दिन की जो मजदूरी है 200 रुपये है तो उसका फिर 50 रुपये, 50 रुपये हर दिन देना पड़ेगा। उसके बाद 30 दिवस के बाद तो 30 दिन तक ऐसा करेगा और 30 दिन के बाद क्या होगा, मजदूरी दर का 1/2 मतलब आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब 200 का आधा कितना, 100 रुपये देना पड़ेगा। अब बढ़ गया वो, तो पहले 30 दिन तक क्या देना पड़ेगा, 1/4 हिस्सा जो हर दिन मजदूरी है, 200 रुपये मजदूरी है तो उसका चौथा हिस्सा मतलब 50 रुपये देगा हर दिन 30 दिन तक। और 30 दिन के बाद अगर भी रोजगार भी 30 दिन के बाद भी अगर रोजगार जो है राज्य सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाया, मतलब ग्राम पंचायत प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उसके बाद वो आधा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो 100 रुपये देना पड़ेगा हर दिन उसको, जो रोजगार मांगने आया था उस व्यक्ति को। ठीक, तो याद रखना इसको, पहले 30 दिन जो है वो 1/4 चौथा हिस्सा दिया जाता है प्रतिदिन की मजदूरी का, और उसके बाद 30 दिन हो गया तो उसके बाद भी अगर रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाया तो उसके बाद फिर वो 100 रुपये हो जाता है, मतलब 1/2 हिस्सा प्रतिदिन हर दिन की मजदूरी का। 200 रुपये मजदूरी अगर तो 100 रुपये देगा। तो समझ में आ गया, ये हर दिन ये बेरोजगारी भत्ता ऐसे ही चलते रहता है। अब इसका जो भुगतान है, पेमेंट मैं दोनों का बता रहा हूँ, अगर उसको रोजगार मिला तब भी और रोजगार नहीं मिला और बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तब भी, उसका जो पेमेंट है वो बैंक के डाकघर में उसका एक सेविंग अकाउंट रहेगा और यहाँ पर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये सेविंग अकाउंट नहीं है तो नकदी भी देने का प्रावधान है, नकदी भी दे सकते हैं, लेकिन ये सेविंग अकाउंट में उसको प्रोवाइड किया जाता है और सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं किस किस कंडीशन में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता है। ठीक है, कब कब बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। पहला, प्राकृतिक आपदा, जिस क्षेत्र में उसने रोजगार मांगा है उस क्षेत्र में बाढ़, सूखा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं अगर चल रही हैं, ठीक है, तो फिर उसको बेरोजगारी, मतलब इस योजना को, अब भाई वहाँ तो रोजगार प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगा ना, चूंकि प्राकृतिक आपदा चल रही है, तो उस समय में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता। उस समय अगर कोई अप्लाई भी करता है तो उसको रोजगार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देगा। दूसरा, नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर अगर उपलब्ध नहीं हुआ। देखिए, आज के डेट में कोई व्यक्ति रोजगार पंजीयन करवाया अपना कि मुझे रोजगार चाहिए, ठीक है, 15 दिन, आज के 5 दिन के बाद उसको नोटिस जारी कर दिया गया कि भाई तुम 25 तारीख से तुमको रोजगार मिलना चालू हो जाएगा, 25 तारीख से तुम आ जाना काम करने के लिए। और तो नोटिस जारी कब किया गया, मान लो जाए 20 तारीख है आज, तो 20 तारीख को नोटिस जारी किया कि 25 तारीख से तुम आ जाना। तो 20 तारीख से लेकर 15 दिन तक, नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर अगर उपलब्ध नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको नोटिस जारी कर दिया गया कि तुम अमुक दिन से आ जाना, और नोटिस जारी करने के 15 दिन के अंदर वो नहीं आया अगर कहीं, तो नोटिस जारी करने के 15 दिन के भीतर अगर वो नहीं आया और उसकी सूचना भी नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको छुट्टी में काउंट कर दो, इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा सोच लेंगे जो पंचायत के लोग हैं वो। तो नोटिस जारी करने के, जब उसको नोटिस जारी किया गया है आने के, तो उस दिन से 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं हुआ वो अगर, तो क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता उसको नहीं दिया जाएगा उस कंडीशन में। तीसरा कंडीशन है 1 सप्ताह तक बिना सूचना के नहीं आने पर। 1 सप्ताह तक छुट्टी मार दिया, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि मैं क्या कारण है उसको, और सूचना भी नहीं दिया, और 1 सप्ताह तक बिना सूचना के आया ही नहीं, तो फिर उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर 1 सप्ताह तक लगातार छुट्टी मार देने पर, या फिर 1 सप्ताह तक लगातार सूचना बिना सूचना के नहीं आने पर। तो इन 3 कंडीशन में क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता। ठीक है, तो कब कब बेरोजगारी भत्ता दिएगा, कैसा दिएगा और कब नहीं दिया जाएगा, समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर। अगला देखते हैं, लक्षित दर्शक किसको बोलते हैं। देखिए, जिस परिवार ने अप्लाई किया है, जिस परिवार के एक मुखिया है उसने अप्लाई किया है रोजगार के लिए, तो उस परिवार के अलावा, ठीक है, उसके और भी अन्य सदस्य होंगे, ठीक, तो पंजीकरण संख्या एक ही जारी होती है, तो उसके परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, वो लोग भी रोजगार, वो अकेले जाके सबके लिए रोजगार का अप्लाई कर सकता है, तो वो लोग भी जो होंगे उनको कहेंगे लक्षित दर्शक।
परिवार के अन्य सदस्य, जो जिसने अप्लाई किया है उसके परिवार के अन्य सदस्य कहलाते हैं लक्षित दर्शक। इसको ध्यान रखना है, टर्म से पूछ देता है लक्षित दर्शक किसे कहते हैं। इसमें काम क्या क्या करना पड़ता है? वृक्षारोपण, पेड़ लगाने के लिए, या भूमि विकास, भूमि का विकास मतलब गड्ढा खोदना, गड्ढे को पाटना और अन्य चीज़ें करना, सड़क निर्माण, रोड के निर्माण में दे दिया जाएगा, या जल संरक्षण, या फिर एनीकट बनाना, बांध बनाना, वो सब चीज़ें ग्राम पंचायत में जो जो होती हैं वो जल संरक्षण, नाली बनाना, वो सब के संबंधित उन लोग को काम दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि जब जैसे कि देखिए, अगर किसी ने अप्लाई किया रोजगार के लिए और रोजगार करने के बाद जिसने अप्लाई किया, जो उसका मुखिया है, जिसके नाम से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई अगर, तो ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो सदस्य है वो भी जाके अप्लाई कर सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको बताना पड़ेगा, उसके बाद उसका दूसरा जॉब कार्ड जारी हो जाएगा। वो आदमी जो मृत्यु हो गई उसको, उसके बाद उसका बंद हो जाएगा, बाकी लोग को फिर रोजगार मिलते रहेगा। ठीक है। तो ये है आपका ये मनरेगा का जो पूरा है। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग जो है वो करंट डाटा भी आप लोग को बताते चलूँगा कि जो है इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना टारगेट था, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सब चीज़ें भी मैं बताते चलूँगा। तो वो भी चीज़ भी आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को आगे अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। तो इसका एक वीडियो और आएगा, इसमें मनरेगा जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से आगे के रोज़ एक वीडियो में कवर करते रहेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।